नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात आतंकी हमला हुआ। गांदरबल के गगनगीर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में बड़गाम के डॉक्टर शहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, यानी कि टीआरएफ ने, और कहा जा रहा है कि टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी एनआईए भी पहुंच गई है। ऐसे में 2 बड़े सवाल। पहला, उमर सरकार बनने के बाद घाटी में हमले के लिए कौन जिम्मेदार? क्या सरकार पर ठीकरा फोड़ना सही होगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला वैसे तो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इस बार भले ही उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इस सरकार की चाबी उपराज्यपाल के हाथ में ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और अब चुनी हुई सरकार से ज्यादा केंद्र का इसमें दखल होगा। सरकार बिना उपराज्यपाल की मंजूरी और अनुमति के बगैर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे में यदि आतंकी हमला हो रहा है तो उस पर कैसे लगाम लगाई जाए और किसे जिम्मेदार माना जाए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। गांदरबल में सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में जेड मोड़ सुरंग निर्माण कर रही कंपनी में कार्यरत प्रवासी मजदूरों पर रविवार की रात आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली है। आपको बता दें कि घाटी में दहशत फैलाने के लिए आतंकवादी लगातार कोशिश में जुटे हैं। वे पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं से निर्देश लेकर जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने को आमादा हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान उनके हर मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। इन सब के बीच बात उठ रही है कि आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए। सब इसके विरोध में है, लेकिन सवाल ये भी है कि इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि यहाँ अब परिस्थिति अलग है। आतंकवाद का जिम्मेदार कौन? जनवरी 2009 से जनवरी 2015 तक उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, वहाँ केंद्र की कम और राज्य सरकार की ज्यादा चलती थी। अब जब उमर अब्दुल्ला फिर मुख्यमंत्री बने, तब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। अब चुनी हुई सरकार से ज्यादा केंद्र का दखल होगा। सरकार बिना उपराज्यपाल की मंजूरी और अनुमति के बगैर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। 2019 में संसद में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 239 कहता है कि हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के पास होगा। इसके लिए राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होते हैं। अब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ही एक तरह से सब कुछ है। सरकार को भले ही पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी मामलों में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। उधर आतंकियों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम देकर डॉक्टर समेत 7 लोगों को गोलियों से भून डाला, उसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। राजनीति के दिग्गजों ने इस घटना को कायरतापूर्ण बताया है और कहा कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की भी जमकर आलोचना की। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहां पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई। पर पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। मैं ये कहूँगा कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और जो लोग समझते हैं कि भारत में आकर आतंकी वातावरण तैनात करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देने के लिए तत्पर है। एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है, तहकीकात हो रही है। बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई करीब
मजदूर, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। दरअसल इस हमले के पहले भी शुक्रवार को आतंकियों ने बिहार के मजदूर की शोपियां में गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोलियों से छलनी उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। इस घटना के विरोध में नागरिक समाज और कॉलेज के छात्रों ने शनिवार को विरोध मार्च निकालकर शांति की अपील की थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा की थी। वर्ष 2021 में भी इसी तरह प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले किए गए थे। 16 और 17 अक्टूबर 2021 को बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले 4 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब कश्मीर से बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया था। अब फिर से कश्मीर में ठीक वैसा ही माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। 8 अप्रैल दिल्ली के कैब चालक परमजीत सिंह पर शोपियां में आतंकी हमला हुआ था। 17 अप्रैल को अनंतनाग में बिहार के रहने वाले राजू शाह की हत्या कर दी गई। उधर फरवरी में पंजाब के रहने वाले 2 लोगों की श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर घटना के बाद सुरक्षा बलों की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया है। कैंप पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है। लेकिन इन हमलों ने एक बार फिर कश्मीर के अलग अलग जिलों में काम करने वाले 50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये नई सरकार के लिए भी चुनौती है, क्योंकि मौजूदा वर्ष में कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर ये 5वां आतंकी हमला भी है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जैसा यहाँ पर है कि ये पूरा मामला जो सामने आया, आतंकी निशाने पर आवाम फिर घाटी लहूलुहान। एक बात पहले से चल पड़ी थी जो आज तक आ रही है, एक सबसे बड़ा नाम जो आता है आतंकवाद का, कैसे खात्मा किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक सरकार की मैं बात करूं, बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराया और ऐसा नहीं है कि घाटी में घटनाएं कम नहीं हुई थी, बिल्कुल हुई थी। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कह रहे थे कि केंद्र का हस्तक्षेप जब तक रहा, जब तक केंद्र के पास शासन था, तब तक तमाम चीजें हुई हैं, कंट्रोल किया गया है। लेकिन ये नई सरकार के लिए, उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। मुझे लगता है इस वक्त पे किसी भी सरकार को कटघरे में खड़ा करना शायद ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आतंकवाद का समर्थन आप देखिए, तमाम प्रतिक्रिया आई है, कोई भी नहीं कर रहा। चाहे फारूक अब्दुल्ला की हम बात कर लें, चाहे हम उमर अब्दुल्ला की बात कर लें, हम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की बात करें, अमित शाह ने भी जाहिर तौर पर दुख जताया है, नितिन गडकरी ने दुख जताया। तो मुझे लगता है सभी ने कहा है कि बहुत दुखद घटना हुई है और इस चीज को रोकना होगा। इसके लिए तमाम जो चीजें की जा सकती हैं उसका प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में फिर वही सवाल, कब इसका खात्मा होगा और फिर इसे जिम्मेदार माना किसे जाए इन तमाम घटनाओं के लिए? क्या बेखौफ हो गए हैं? क्या कंट्रोल नहीं हो पा रहा? इसके पीछे की बहुत सारी वजहों पर जाने की जरूरत है। चर्चा में सीधे चलेंगे आगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए जावेद रहीम भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पीडीपी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद शफी भट्ट। मोहम्मद शफी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक रक्षा विशेषज्ञ हैं। टीपी त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले टीपी त्यागी जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे। टीपी त्यागी जी, मुझे लगता है आतंकी निशाने पर आवाम, ये जो कुछ भी हुआ,
पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं। क्या कभी इसका खात्मा हो पाएगा? मैं थोड़ा सा एक ऐसा राजनीतिक रूप से प्रश्न आपसे इसलिए करना चाहती हूं, मुख्य रूप से इस वक्त पे घाटी में, जम्मू कश्मीर में इन घटनाओं के लिए ये जो चीजें हुई हैं, फ्राइडे को भी, लास्ट फ्राइडे भी हुआ, अभी भी हुआ, इसके पहले भी हुआ, इसको रोक नहीं पा रहे हैं। क्या सिर्फ किसी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना ठीक होगा? क्या इन तमाम चीजों के लिए सरकार जो है वो जिम्मेदार है? और कैसे इसको खत्म किया जाए, आप क्या मानते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ये बात पहली दफा हुई होती तो मान लेते, ये बार बार हो रही है। तत्कालीन सरकारों में पुराने टाइम में ज्यादा होती थी, आज कम हो रही है। तत्कालीन सरकारों में फौज के हाथ बंधे रहते थे, आज खुले हुए हैं, उसके बावजूद हो रही है। इसका मतलब कुछ बदलाव की आवश्यकता है। जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये असलियत में लश्कर-ए तैयबा का मुखौटा है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने श्रद्धालुओं की बस के ऊपर हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब इसने इन 7 मजदूरों के मारने की भी जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ के जितने आतंकी हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? पाकिस्तान में। उनका पैसा कहाँ से आता है? पाकिस्तान से। लिहाजा इस बात को दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं कि ये पाकिस्तान प्रायोजित है। क्यों ना हो, पाकिस्तान क्यों ना ऐसा करे? भाई, पाकिस्तान के लिए करना इसलिए जरूरी है कि उसे कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखने के लिए वो क्या करे, और फिर उसके पास सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? नॉन स्टेट एक्टर्स का। क्योंकि एक सिपाही को बनाने में बहुत समय लगता है, पैसा भी लगता है, और ये 72 वोरों के चक्कर में आपके पास जल्दी से आ जाते हैं, कम पैसा लगता है, मर जाए तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। लिहाजा बार बार पाकिस्तान के ऊपर दोष देना, मैं समझता हूँ कि ये चीजें कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान की नापाक हरकत है, हम इसका बदला लेंगे। अरे भाई, इतने समय से चल ही रहा है, कुछ ना कुछ इसका मतलब कुछ चेंज होना चाहिए। अब मैं एक फौजी सिपाही हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं वीर चक्र प्राप्त हूँ। लिहाजा मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ हवा में नहीं, एंड आई विल नॉट स्पीक ए वर्ड व्हिच कैन नॉट बी सब्सटेंशिएटेड। आई हैव गॉट 4 सॉल्यूशंस टू इट। मेरा पहला सॉल्यूशन तो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है। मैम, यहाँ पे आधे से ज्यादा टोटल इंडियन आर्मी तैनात है। ये एक ऐसा प्रदेश है, मैं समझता हूं कि इसका जो गवर्नर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो एक फौजी होना चाहिए। एक सिविलियन बेचारे को इस बात का तजुर्बा नहीं होता कि ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो तो एक रात गुजारने का तजुर्बा क्या होता है। लिहाजा पहला तो ये कि यहाँ के गवर्नर को चेंज किया जाए, मिलिट्री कमांडर रखा जाए। दूसरी बात, बड़े कमाल की बात है, जॉइंट ऑपरेशन चल रही है। जब भी आप ये बात होती है जॉइंट ऑपरेशन चल रही है, निकलता कुछ नहीं। कारण कि वहां पे जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज है, साहब हम तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जो फौजी है वो कहते हैं हम तो साहब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जो पुलिस वाले वो कहते हैं हम तो J&K एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों के तालमेल में, जॉइंट ऑपरेशन में इतना समय गुजर जाता है कि जो आतंकियों को तुरंत पकड़ा जा सकता था वो नहीं पकड़ा जाता। यानी कि दूसरा सॉल्यूशन ये है कि देयर शुड बी ए यूनिफाइड कमांड। जिस तरह का थिएटर कमांड हम हिंदुस्तान में बनाने की बात कर रहे हैं, वैसे ही एक यूनिफाइड कमांड J&K में भी होना चाहिए। अब तीसरी बात, आपने कहा कि इसमें सरकार की गलती है। देखिए, हम सरकार की गलती नहीं बता रहे, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, इसमें बहुत लोगों की गलती है। सबसे बड़ी गलती अगर इसमें किसी की है तो वो फारूक अब्दुल्ला की है, जो आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना पाया कश्मीर को पाकिस्तान, लेकिन अब क्या बना पाएगा, लिहाजा ये गलत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये सब दिखावटी बातें हैं सर। क्या ईमानदारी से पूछिए, क्या यही 7% वोटों के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए माननीय फारूक अब्दुल्ला जी, क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी? क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि हिंदुस्तान की फौज आतंकियों से मिली हुई है? क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि चाइना की हुकूमत अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है? यानी मेरे को तो ताज्जुब होता है कि ऐसी कैसी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि इस किस्म के व्यक्ति खुले घूम रहे
रहे हैं और आज ये बात कर रहे हैं। पुराने समय के पापों को ये कह के खत्म नहीं कर सकते कि अरे अमर अब्दुल्ला की सरकार तो अभी आई है, उसकी जिम्मेदारी कैसे कर दें, केंद्र की जिम्मेदारी कर दें। जिम्मेदारी तो किसी की भी हो, पर मैं कहता हूं कि ऐसे किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अगर एक्शन लिया जाए तो इकबाल के हिसाब से सरकारें चलती हैं, यू विल फाइंड ए चेंज। और मेरा लास्ट सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन ये है कि अगर मेरे घर में आग लग जाए तो मैं उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रावधान है ये पढ़ने नहीं जाता जी, मैं तुरंत एक्शन लेता हूं। ये नहीं है कि साहब 6 महीने तक हम आतंकी हमले सहेंगे उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, नॉनसेंस। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज इमीडिएट एक्शन, लर्न फ्रॉम इजराइल। जैसे ही ये होता है, क्या हमारे पास राफेल नहीं है, क्या हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं है जिनमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब कि मैं अपने देश में बैठ के पाकिस्तान के उस एरिया को जिसे लॉन्च पैड कहते हैं, जिसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमारे पास है, मैं यहां से बैठ के उसे तबाह कर सकता हूं। जैसे ही एक एक्शन हो तुरंत उसका रिएक्शन हो, अगले बार एक्शन होना कम हो जाएगा या डाइल्यूट हो जाएगा। तो कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती, ना कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान ना हो। मैंने आपके सामने 4 समाधान रखे हैं, मेरे जो काबिल मित्र हैं वो इस बारे में अब कमेंट करें, तब मैं फर्दर जवाब दूंगा। बिल्कुल, मैंने इसीलिए सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ली थी क्योंकि आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत नजदीक से चीजों को समझा और देखा होगा, और एक्चुअल में राजनीति से हटके आपकी बात होगी और उसी को मैं अब आगे बढ़ाऊंगी। अमित जी, देखिए 4 सॉल्यूशंस उन्होंने दिए, उनकी बातों को रखते हुए मुझे लगता है एक सबसे बड़ा सवाल इस चर्चा का है कि मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माना जाए। ये बात तो सच है, पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ, बाद में भी हुआ, अभी भी हो रहा है। कैसे रुकेगा? सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रयास भी कर चुकी है, नई सरकार के सामने भी चुनौती है, लेकिन एक सवाल इन सबके बीच में यह भी आ रहा है कि उपराज्यपाल के साथ के पास में बहुत सारी पावर्स और तमाम चीजें हैं, तो सरकार उतना वर्कआउट नहीं कर सकती, लेकिन सरकार को भी हटाइए, मेन मुद्दा उस आतंकवाद को खत्म करने का, तो वो कैसे करेंगे? राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, मैं सुन रहा था मेजर साहब को, तो उन्होंने जो भी मेजर साहब नहीं, कम से कम रैंक तो ठीक लो। मैं वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी मेरा नाम है, आगे बोलिए जी। वीर चक्र प्राप्त तेजेंद्र त्यागी जी को मैं सुन रहा था, और उन्होंने जो भी सुझाव दिए मेरे ख्याल से वो विचारपूर्ण है, और उसको टेबल पे निश्चित तौर पे उनको पता भी होगा कि इसको कहाँ टेबल करना चाहिए, तो निश्चित तौर पे वहाँ टेबल इन्होंने किया होगा। जो भी इसके बारे में जो भी डिसीजंस लेने हैं वो तो निश्चित तौर पे सरकार को लेने हैं। लेकिन राकेश जी, मैं 1-2 महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। वो ये कि 370 हटने के बाद आपने देखा होगा जिस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट के, कश्मीर में जो डेवलपमेंट के कार्य हुए, जहां पर की त्राल जैसे इलाके में, दूर दराज के इलाकों में जहां पर की सड़क नहीं होती थी, वहां पर आज सड़कें हैं। अगर आप देखें, स्कूल्स आज 365 डेज खुले रहते हैं, सिनेमा हॉल्स खुले हैं, ताजिया वगैरह निकले हैं 40-35 सालों के बाद, और बिना किसी झड़प के, बिना किसी अवरोध के। तो ये सारी चीजें हुई हैं। वहीं अगर आप देखें तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके का टर्नआउट था वोटर्स का, वो भी बहुत ही अच्छा था। लोकसभा में भी हमने देखा 50 के ऊपर था, विधानसभा में भी देखा कई जगहों पर तो 70 के आसपास थे। तो ये जो टर्नआउट है, तो ये सारी इवेंट्स जो हुए वो निश्चित तौर पे पाकिस्तान को, और जो टेररिस्ट है वहां पर एक्टिव रहते हैं, जो सुपर सेल्स एक्टिव रहते हैं, वो निश्चित तौर पे उनको डिस्टर्ब करने में, उनको उनकी जो जमीन है वो खिसकती हुई दिख रही थी। अब उसके बाद आते हैं कि जो एक्शन वहां पर हुआ है, आप देखिए 370 हटने के बाद वहां पर आर्मी को फ्री हैंड दिया गया। इस तरीके से वहां पर आर्मी को किसी भी एक्शन पर, कोई भी घटना होती है, आर्मी वहां पर तुरंत एक्शन में आती है। आपने देखा हो किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, और उसके माध्यम से बहुत हद तक ये घटनाएं हो चुकी थी। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी वहां पर है, जहां पर की जो आतंकवाद के बीज इतने गहरे बोए गए हों कि यहाँ पर नसरुल्लाह कहीं मरता है और यहाँ पर महबूबा मुफ्ती अपना इलेक्शन कैंपेन रोक देती हैं उसकी शोक सभा में। जिस तरीके से इस्लामिक उम्मा की बात की जाती है, वहां पर खुले तौर पर जलसों में जितने भी वहां पे पॉलिटिकल लीडरान हैं उनके तरफ से भी, तो जिस तरीके ऐसी जहां पर की विभाजन की जो बीज है वो इतना गहरा बो दिया गया हो, तो निश्चित तौर पे घटनाएं कम हुई हैं।
रुकी नहीं है, इस पर मैं सहमत हूं और इसकी जिम्मेदारी भी सरकार लेती है, लेकिन इसका रिटेलिएशन भी होगा। जैसा कि अमित शाह ने कई बार कहा है, अमित शाह जी ने कई बार कहा है, राजनाथ सिंह जी ने कई बार कहा है कि जो रिटेलिएशन होगा, देखिए आप तुरंत कुछ करें वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने रणनीति के तहत, अपने समय के तहत, अपने अपने स्थान को चुनते हुए वो रिटेलिएशन एक अलग बात होता है और वो गहरा भी होता है। आपने देखा होगा जब हमने एयर स्ट्राइक किया था तो उस समय भी बहुत तरीके से सवाल खड़े किए गए थे हमारे ऊपर। तो जब हमारे पर अमित जी, मुझे ऐसा लगता है जब कोई एक्सेप्ट कर ले और जब कोई खुले रूप से कह दे कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि फिर हमको वेट एंड वॉच किस चीज का इंतजार करना है। वही टीपी त्यागी जी ने भी कहा कि अब वो समय नहीं रह गया, हमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आज गोली आई अगले दिन फायर कर दीजिए, लेकिन करना तो होगा। जब हमें पता है कि उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, किसके हाथ हैं, कहां से जुड़े हुए हैं, तो हमें करना तो पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही हमारे तो, अब मुझे बताइए वो प्रवासी मजदूर, वो उनका क्या है? वो तो सब एक जगह इकट्ठा होकर खाना खाने जा रहे थे, उन्हें आपने अंदर उन गोलियों से भून डाला। ये अच्छा मैसेज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है राकेश जी, मैं इस पूरी की पूरी घटना की निंदा करता हूं। और आपने देखा होगा वहां पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर ने, कल उनकी भाषा कुछ और रही हो, लेकिन कम से कम ये चेंज तो आया है कि आज वो इस चीज को कंडेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। आज भले मनोज सिन्हा जी के हाथ में वहां पे गवर्नर है, बहुत सारी चीजें उनके कंट्रोल में है, शायद ये वजह हो या कोई और वजह हो, लेकिन ये परिवर्तन भी भारतीय जनता पार्टी के कोशिशों के वजह से ही आया है कि आज वहां के जो सियासतदान है, जो लीडरान है, जो पावर में है, वो कम से कम इस चीज को कंडेम कर। कल तक तो इसका कंडेमनेशन भी नहीं आता था, आतंकवादी हमला हो जाता था और वहां से बयान आता था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। आपने देखा होगा पुलवामा हमले के तहत किस तरीके के बयान आते थे। तो निश्चित तौर पे जब ये चेंज हो रहा है तो ये धीरे धीरे आपको देखना होगा कि वहां पर एक देश में, किसी देश में घुसकर आप कुछ करके आ जाए, निश्चित तौर पे आप अकेले नहीं है। वहां का इंटरनल आपको कोई ना कोई हैंडलर है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करके दे रहा है, जो आपको गाड़ियां उपलब्ध कराता है, बम उपलब्ध कराता है, गोलियां उपलब्ध कराता है, सब कुछ करता है। तो ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम है, जो लॉजिस्टिक्स जो अंदर से सप्लाई हो रहा है, उसको तोड़ने की बात होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस पर काम कर रही है कि जो कम से कम जो अंदर से जो हेल्प प्रोवाइड होती है आतंकवादियों को, पहले वो कम हो जाए। बाकी तो हम उनको खत्म कर ही दिया। तो कौन हेल्प कर रहा है? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं अमित जी, हेल्प कौन कर रहा है? देखिए राकेश जी, इसको बहुत खुलकर कहने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं जिस तरीके से नसरल्ला के मरने पर यह कहा गया, महबूबा मुफ्ती ने एक तरीके से पूरा का पूरा अपना इलेक्शन कैंपेन रोक दिया, जो कि एक लीडर के लिए कितना मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पीडीपी या दूसरे जो दल हैं उनका इंटरनल इंटरफेरेंस है, ये कहना चाह रहे हैं इलेक्शंस के दौरान? जी बिल्कुल, इलेक्शंस के दौरान जिस तरीके से मैनिफेस्टोस में ये आता है कि हम 370 को वापस लाएंगे, हाँ, तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पे किसी ना किसी को आप उकसाने के लिए, किसी ना किसी को खुश करने अमित जी, मैं बीच में रोकूंगी, इसके मैं जल्दी से जवाब लेती हूँ, क्योंकि यदि किसी पर बात आएगी तो उनको अपनी बात रखना जरूरी है। क्योंकि आज जो स्टेटमेंट आए हैं सब इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा लगता है, कोई शंका है भारतीय जनता पार्टी को कि पीछे पर्दे से कोई मदद की जा रही है, तो मुझे लगता है बड़ा एक सवाल आया है। प्रबल प्रताप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? ये सुन रहे हैं, बोलिए। प्रबल प्रताप जी, सबसे पहले तो इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी प्रतिक्रिया छोटी सी, और मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे मानते हैं? बहुत छोटा सा सटीक सवाल। देखिए, जो लोग इस आतंकी हमले में मारे गए हैं उन सारे परिवारों को हम नमन करते हैं, और उन्होंने अपने लोगों को खोया है, और ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार अगर हम आतंकी संगठनों को करें तो हमारे जो 3 प्रमुख लोग हैं इस देश के अंदर, जो देश को चला रहे हैं वर्तमान समय में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, अजीत डोभाल जो NSA हैं, और इस समय जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। अभी आप देखिए कि FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हमारे रॉ के पूर्व एजेंट का नाम आ जाता है, और हमारे बाह्य सुरक्षा के जो सबसे बड़े एजेंट जो काम करते हैं रॉ, वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इनपुट्स नहीं। अगर आप हमारे लोगों को, रॉ के एजेंटों को एक्सपोज कर दोगे पूरे दुनिया में, तो फिर अपनी जान पे हथेली रखकर वो जासूस कौन काम करेगा, कौन इनपुट्स देगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि NSA डोभाल जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं
पाकिस्तान में रहा, मैंने ये किया, मैंने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। आज वो सब चीजें कहाँ? इसके पहले भी पुलवामा हुआ था, 400 किलो RDX आ गया था, उसका भी अभी तक कुछ नहीं पता चला कि मतलब हमारे पास सूचनाएं क्यों नहीं होती। आपने 370 हटाया था, धारा 370 हटाया था, कहा था कि आपने कि मैं आतंकवाद की कमर तोड़ दूंगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। जब नोटबंदी की थी तब भी नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। क्या हुआ? क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल ये। लोग मारे जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक इसके पहले भी हुए, ऐसा नहीं है कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में नरेंद्र मोदी ने किया। वीर चक्र जो कर्नल साहब हैं त्यागी जी, वो खुद जानते होंगे, इसके पहले भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। उनके सैन्य काल में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक्स जिसकी चर्चा भी नहीं की जाती, इतना ढिंडोरा भी नहीं पीटा जाता, लेकिन पीटा जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी होती है कि जिसके विरुद्ध किया जाए उससे पता चलता, जो करता उसे पता चलता, मैसेज चला जाता। ठीक। आप तो हमारे सैनिकों के, सैन्य बलों के लोगों जो कर रहे हैं उनकी जान को खतरा कर देते। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल की जो रणनीतिक चूक है, जो हमारे रॉ के एजेंटों को आप एक्सपोज कर रहे हो दुनिया में, आप समझिए कितना खतरनाक है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है। इन लोग से देश समझ नहीं रहा। इन लोग बाह्य जो वो है, बाह्य जो हमारी सुरक्षा है उससे वो नहीं हो रही, और आतंकवाद अगर हो रहा है तो आप जवाब दो, आपके पास सब कुछ है। ठीक है प्रबल जी। अब किसी राज्य, वहाँ पे राज्य सरकार तो वो है आदि अर्ध राज्य सरकार है ना, वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। अब तो LG के हाथ में सब कुछ है। ठीक है। प्रधानमंत्री के हाथ में है। चलिए प्रबल जी, मैं एक सेकंड आपको बीच में रोक रही हूँ। के हाथ में क्यों नहीं हो रहा? मुझे जरा जाना होगा, इसलिए मैं अपनी बात कह के जाऊंगा, क्योंकि मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, आधा घंटा हो गया, मुझे जाना था। मैं बीच में अपने कार्यक्रम को रोककर मैं रुका हुआ था। ठीक है। ये बहुत गंभीर सवाल। प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, गृह मंत्री आएंगे चले जाएंगे, NSA आएंगे चले जाएंगे, सैन्य अधिकारी आएंगे चले जाएंगे, कहीं देश की नीति अच्छी हो। ये 70 साल के अंदर पहली बार हुआ है कि FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में हमारे रॉक एजेंट का नाम आया। ठीक है। इतनी बड़ी चूक हुई है। आप लोग इसको ठीक मत कहिए, ठीक है मत, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। विश्व का और कोई देश होता तो उस देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ती, देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी पड़ती, NSA डोभाल को माफी, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। तो मतलब प्रबल जी, आप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को इसका जिम्मेदार मानते हैं? मैं वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो मौजूदा समय में प्रधानमंत्री चला रहे हैं देश को, वो गृह मंत्री जिन आंतरिक लोकतंत्र, आंतरिक सुरक्षा के हाथ में, NSA डोभाल जो सिक्योरिटी की बात करते हैं, आज उन लोग की कमियों के कारण आज हमारे लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी बात रख लेने के लिए, क्योंकि आपको जाना था। और जावेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। जावेद जी, मुझे लगता है आज फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरीके से बात रखी अपनी, उन्होंने भी कहा और बिल्कुल सीधा स्पष्ट उनका मैसेज था कि पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। लेकिन उनके कुछ पुराने बयानों को यहाँ पे दूसरे जो राजनीतिक दल का जो पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने उन बात को उठाया और कहा कि उन्हें हम भूल नहीं सकते। तो क्या वक्त की नजाकत को देखते हुए आप बदल जाएंगे? वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है या जो चीजें हुई हैं, वो वक्त था तब भी आतंकवाद था, ये वक्त है आज भी आतंकवाद हमले हो रहे हैं। और एक बात है कि हाँ, पहले से कुछ कमी आई है, लेकिन अभी हाल ही में सरकार बनती है और फिर से हमला हो जाना, मुझे लगता है थोड़ा सा एक चुनौती जैसा सरकार के लिए भी है। जी, सबसे पहले हम कंडम करते हैं इनोसेंट किलिंग्स को, जो भी ये किलिंग्स हुई है, ये बेगुनाह लोग जो कि काम करते हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और ये एक बड़ा एक चैलेंज है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, बल्कि अगर हम देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड इस लपेट में आ चुका है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और एक और बात जो आपने कही है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, और मैं समझता हूं कि 96 में जब फारूक साहब की सरकार आई, उससे पहले यहाँ हालात क्या थे
यहाँ कोई कि जो इस जम्मू कश्मीर को उस वक्त देखे, आगे बढ़ाए, वो हालात कैसे थे हम सभी उससे वाकिफ है। उस वक्त जब फारूक साहब की सरकार आई, वो सरकार आसान नहीं थी फारूक साहब के लिए बनाना या वो सरकार चलाना, या सरकार में जो लोग आए थे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने जो उनके मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स, जूनियर मेंबर्स, इनके कुछ लीडर्स, उन्होंने शहादत दी है। 10,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स, लीडर्स, और जिन्होंने शहादत दी है इस अमन के लिए, जम्मू कश्मीर की वक़ा के लिए। और ये मैं समझता हूँ फारूक साहब की शख्सियत, फारूक साहब की जो लीडरशिप है, फारूक साहब की जो दूरअंदेशी है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर 96 से लेकर आज तक इन हालातों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निकल आया है। फारूक साहब की जो कोशिश रही है, फारूक साहब जो बात करते हैं, फारूक साहब कोई भी गलत बात कभी नहीं करते हैं। फारूक साहब ने आज तक जितने भी आप स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने कभी भी जहां भी गलत किलिंग्स हुई हैं, जहां अटैक हुए हैं, कभी भी, हमेशा फारूक साहब वो लीडर हैं, वो शख्सियत हैं जो हमेशा खुलकर उस पर बोलते हैं और आगे फ्रंट लेते हैं। लेकिन जावेद जी, आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आप प्योरली, पता है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रख रहे हैं। ये जो घटना है, मुझे लगता है ये किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हो सकती। आतंकवाद किसका, कोई जाति धर्म तो नहीं होता है उसका, ना कोई दल होता है। मुझे लगता है इस घटना के लिए, जैसे कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है, आप फारूक अब्दुल्ला जी के लिए जो बात आई है उसका आप जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल आपका अधिकार भी है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माना जाए? सवाल तो आ रहा है ना। सरकार आपकी अभी अभी हाल ही में बनी है, चुनौती आपके लिए भी है। मैं मानती हूँ उपराज्यपाल के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी चुनौतियां तो हैं, जिम्मेदारियां तो हैं, और स्टेटमेंट्स जो पहले दिए गए आज वो बदल रहे हैं, तो कैसे कौन विश्वास करेगा? सीधा सीधा आरोप लगाया है ना। इसमें हमें कोई शक नहीं, ये चुनौतियां हैं। 2008 में जब उमर साहब की सरकार आई, 2008 से 2014 तक जो उमर साहब की सरकार रही है, आप देखिए उसमें हालात कितने बेहतर हुए हैं। और आप उसमें देखिए 2014 तक आते होते हालात कैसे और ज्यादा अच्छे हुए। फिर 2014 में जब उमर साहब की सरकार का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया, उसके बाद आप देखिए 15, 16 और 17, 18 में यहाँ हालात कैसे थे। हालात फिर से वही बदतर हो गए थे। ये एक चुनौती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप न सिर्फ आज, पहले से ही इन चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हुए आने वाले वक्त में इस पे न सिर्फ जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, बल्कि जो पूरे भारत सरकार है या जो पूरा भारतवर्ष है, इसको देख के कि इस पे रोक लगनी चाहिए। और जितने भी उसमें कोशिशें, जितने भी उसमें कार्रवाइयाँ, जितने भी वो करनी चाहिए। और मुझे लगता है जो अभी रियासत का दर्जा भी फिलहाल वापस नहीं आया है, बहाल नहीं हुआ है, अभी हम यूटी में ही हैं। तो आने वाले वक्त में ये चुनौती या ये जो भी ये घटनाएं हो रही है, उन पे पूरा उन पे जो फोकस किया जाएगा और उन पे एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। और आने वाले वक्त में बेहतरी के लिए ये सरकार पाबंद रहेगी। चलिए ठीक है। मोहम्मद शफी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद शफी जी, मोहम्मद शफी जी, बहुत सीधा सीधा एक बहुत छोटा सा सवाल लूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बार बार पीडीपी का नाम लिया, महबूबा मुफ्ती का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच और इस तरह की जो चीजें आती हैं उसका ये इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये आरोप नहीं लगा रही हूँ, देखिए मैं बहुत क्लियर कट शुरू से इस चर्चा में बोल रही हूँ, ये जो चीजें हुई हैं उसे राजनीतिक रूप से ना लिया जाए। लेकिन वो क्यों आ रहा है? क्योंकि पिछली बार से आप अभी तक को लेकर आ जाइए, ऐसा नहीं है कि चीजें बदली नहीं है। भाई केंद्र शासित है तो क्या स्थितियां परिस्थितियां, मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही कि वर्तमान सरकार तो चलिए अभी बनी है, पिछले 10 साल से क्या हाल था, क्या चीजें बहुत बिगड़ गई थी, क्या कंट्रोल नहीं हुआ था, अब सरकार आ गई है फिर से हमला हो रहा है।
क्या साजिश है? वाकई यदि कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो सपोर्ट के नाम पे जो अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, अमित जी कह रहे थे कि जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसको पहले खत्म करना है, और कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत खुल के नाम लिया। देखिए राजीव जी, पहले अमित जी के कुछ एक दो इन्होंने जो पॉइंट था उन पर मैं आऊँगा, उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई है उनके बात पर, और आखिर में मैं आपकी बात पे आऊँगा। जो अमित जी हैं, मेरे ख्याल से ये किताबों में ही कश्मीर का दौरा इन्होंने किया है, आज से कश्मीर में आए नहीं। ये जो इलेक्शन के बारे में बोल रहे हैं कि पहली बार इतना यहाँ पर चपड़ फाड़, यहाँ बम्पर वोटिंग हो गई है, 2014 में भी 65% वोटिंग हो गई है। त्राल का ये जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है त्राल कभी सपने में भी नहीं गए होंगे। त्राल के आगे भी मैं बॉर्डर एरियाज की बात करूंगा, जहां तक कोई रसाई सोच भी नहीं सकता, वहां तक रसाई यहाँ पर मुमकिन है। यहाँ हर एक जगह आपको रास्ते मिलेंगे, पक्के रास्ते मिलेंगे। कच्चे रास्ते की बात मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको डेवलपमेंट हर जगह मिलेगी, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। वो इन 5 सालों में या 4 सालों में नहीं हुआ है। इससे पहले जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट यहाँ पर थी, चाहे वो पीडीपी थी या एनसीपी थी, उन्होंने काम किया है ग्राउंड पे। पीडीपी ने यहाँ पर जो जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, वो 2002 से 2008 तक रहा है। उसके बाद हमारा 2014 से 2018 तक बीजेपी के साथ यहाँ पर एक उनके साथ अलायंस रहा है, जो हमने गवर्नमेंट बनाई है इनके साथ। तो ये जो ये कह रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि जिस पार्टी के साथ ये अलायंस में थे, उस पार्टी के बारे में ये राय रखते हैं। इनके लिए आश्चर्य की बात है मेरे लिए कि ये इनकी सोच ऐसी है। दूसरी बात ये रही कि पीडीपी ने बिल्कुल टफ स्टैंड हमेशा लिया है अगेंस्ट मिलिटेंसी, और हम मिलिटेंसी को यहाँ हार्बर करते हैं, ना उसको हम यहाँ पर बढ़ावा देने की कोई सोच रखते हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर यहाँ पर अमन से रहे, कश्मीर में अमन रहे, जन्नत में ऐसे पंगे ना हो। कश्मीर को हम जन्नत कंसिडर करते हैं, जन्नत में हम चाहते हैं कि यहाँ पर पीस हो, पीस मेंटेन हो, हार्मनी हो, सेक्युलर हार्मनी हो। यहाँ पर हर एक आए, यहाँ पर टूरिस्ट आए, यहाँ पर यात्री आए, हर एक आए, यहाँ खुशी खुशी रहे, अच्छी अच्छी यादें लेकर यहाँ से चला गया। इसके साथ साथ में आपने जो मित्र है मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये बड़े गुणगान कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर के। इनको शायद ये पता नहीं है कि 2002 से 2008 तक का जो दौर है सबसे पीसफुल दौर रहा है, और इसमें कश्मीर को ये एहसास हुआ कि हम जिंदा कौम है, हम अभी भी जिंदा रहे हैं। जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस दलदल में हमें फंसाया था, उस दलदल से निकालने में पीडीपी का कलीदी किरदार रहा है। 2008 के बाद आप 10 देख लीजिए, 11 देख लीजिए, 12 देख लीजिए, 14 तक के पंगे ही पंगे थे। यहाँ पर हालात कहाँ ठीक थे। 2014 से बीजेपी और जब पीडीपी की यहाँ पर अलायंस बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ हालात ठीक होना शुरू हुए थे। उसके बाद अप्रिय घटना होगी यहाँ पर 2016 में, जिससे यहाँ का ताना बाना सारा बिखर गया। उसके बाद जो ही यहाँ पर ट्रैक पे आ गया, 2017-18 में यहाँ पर हमसे सपोर्ट विड्रॉ किया गया। अब रही बात कि आपका कहना कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, या बीजेपी का ये इल्जाम है कि पीडीपी इसको सपोर्ट कर रही है। पीडीपी किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रही, खासकर मिलिटेंसी को। पीडीपी सपोर्ट कर रही है 370 को यहाँ पर फिर से बहाल करने के लिए। पीडीपी सपोर्ट करती है स्टेटहुड को। पीडीपी किसी मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं कर रही है। पीडीपी हमेशा मिलिटेंसी के खिलाफ रही है। अब ये कहना कि पीडीपी इस सोच की मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रही है, ये जब इंसान को अपने फेलियर्स छुपाने होते हैं तो लाजिम सी बात है कि वो किसी ना किसी को पर वो इल्जाम लगाने ही लगाने। इन्होंने हम पे लगा दिए। अब इसको बड़ी बात क्या है? सोचने वाली बात यह है राकेश जी कि 2018 से आज तक, मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, 2024 तक हम अक्टूबर 21 में हैं, आज तक यहाँ पर जो यहाँ का निजाम चला रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का हो या जो हार्मनी का हो, वो सेंटर देख रही है, यहाँ एलजी गवर्नमेंट देख रही है। इससे पहले जो वाहवाही यहाँ पर बांट रहे थे बीजेपी वाले, बड़ी खुशियां बांट रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे कि कश्मीर सारा पीसफुल है। अब होम के अंडर सारा यहाँ जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके माथे वो काम कर दिए। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था गांधरबल एरिया से, ये कुछ इन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया है जहाँ से मिलिटेंट आते जाते रहते हैं। जब इनके पास इतनी पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन है तो इन्होंने मिलिटेंटों को एलिमिनेशन नहीं किया। ये अप्रिय घटना यहाँ पर घटी है गांधरबल में, ये नहीं करती। इन्होंने ऐसा स्टैंड लेना था कि मिलिटेंसी को कहीं पर आने ही नहीं देना था। हम भी इसलिए इनको अप्रिशिएट कर रहे थे और हम अप्रिशिएट करते रहेंगे ऐसे स्टेप्स को। यहाँ कश्मीर में कोई मिलिटेंसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है।
यहाँ मिलिटेंसी की वजह से हमने अपने 30 साल खोए, हमने अपने 1.5 लाख बच्चे खोए हैं, जवान खोए हैं, बूढ़े खोए हैं। तो इस चीज के लिए कश्मीर यहाँ नहीं है कि हम चाहेंगे यहाँ रोज रोज यहाँ हालात खराब रहे। हम चाहते हैं यहाँ पर पीस हो, यहाँ पर डेवलपमेंट हो, हर एक यहाँ खुशी आए, यहाँ अपना टाइम गुजारे और अच्छी यादें लेकर जाए। मिलिटेंसी के लिए हमें हमारे जहन में कोई जगह है ना, हमारे कश्मीर में कोई जगह है। इसलिए ठीक है ये जो इल्जाम मोहम्मद शफी जी, पीडीपी के मैं अपना खत्म कर रहा हूँ। पीडीपी पर हर एक बात का लांछन लगाना ये मुझे सही नहीं लग रहा है। इनको चाहिए कि अपने गिरेबान में जाके इनके अंडर जितना भी सिक्योरिटी यहाँ पर सिस्टम है, ग्रिड है, वो इनके अंडर है, होम के अंडर है। उनको देखना चाहिए कि उनसे अगर कहीं पर चूक हो गई है तो उनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमसे यहाँ पर चूक हुई है और इस चूक को सुधारने के लिए उनको आइंदा जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए कदम उठाए। देखिए मुझे एक बात सुनने में तो अच्छी लग रही है कि सब लोग चाह तो बहुत अच्छा रहे हैं, हो कुछ भी नहीं पा रहा, हमले वही हो रहे हैं, चीज़ें वही बनी हुई हैं। मुझे लगता है कर्नल टीपी त्यागी जी ने जो 3-4 सॉल्यूशंस दिए थे, क्या उस दिशा में जाने की ज़रूरत है? क्या उस पर वर्कआउट हो सकता है? क्योंकि मुझे लगता है उनका सुझाव कोई राजनीतिक रूप से नहीं था। अब इस चीज़ को यहाँ इसलिए उठाना पड़ रहा है, भाई एलजी के पास सब कुछ है, सरकार अभी नई उमर अब्दुल्ला की बनी है। मुझे लगता है ये तमाम बातें जो हैं, इन चीज़ों के लिए कौन काम करेगा भाई? इतना एक जॉइंट ऑपरेशन की बात उन्होंने निकाली थी टीपी त्यागी जी ने कि उसमें भी बहुत सारा गैप है, तो कहीं ना कहीं फैक्टर्स तो काम कर रहे हैं ना, कैसे हम इस चीज को रोक पाएंगे? खैर आरपी श्रीवास्तव जी, 2-3 बातें हैं यहाँ। पहली बात तो ये कि फिर से घाटी लहूलुहान हुई। दूसरी चीज ये, पहली बार नहीं हो रहा, कई बार हुआ। हर बार रोकने की बात होती है। 10 साल केंद्र शासित प्रदेश, मुझे लगता है एक अलग शासन हमने देखा, उसके बाद नई सरकार बनी। अब अभी क्योंकि राजनीतिक रूप से इसको नहीं ले रहे थे हम, लेकिन जो चर्चा में सब पैनलिस्ट बैठे हैं वो घूम फिर के एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर क्या वाकई में जिम्मेदार सरकार को माने या एलजी के पास सब कुछ है? तो फिर इसका बीच का सॉल्यूशन कौन निकालेगा? वही सवाल आता है कि जिम्मेदार कौन? देखिए राखी जी, जिम्मेदार कौन है, अब ये तो बड़ा कठिन सवाल है। कौन जिम्मेदारी लेगा ये भी सोचने वाली बात होगी। हमें लगता है कि कर्नल त्यागी ने जो भी जिस तरह से बातों को रखा है और 4 सलूशन दिया है, उस पर सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो गांदरबल में या वो जो यहाँ टनल बन रही थी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर जो है मजदूरों को निशाना बनाया गया। आप देखिए, जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या आतंकवादी डेवलपमेंट कार्य को रोकने के लिए हम आवाम को निशाना बनाएंगे? अगर वो बनाते हैं तो लगता है कि जो वहाँ का आम नागरिक है वो कितना सुरक्षित है। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि किसकी जिम्मेदारी। आपने देखिए, त्यागी जी ने ये भी कहा कि तीनों में 3 जो है, जैसे वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ का सीआरपीएफ है या वहाँ की लोकल पुलिस है, ये सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोई भी घटना होती है वहाँ पर इंटेलिजेंस फेल्योर तो होगा ही होगा, और अगर इंटेलिजेंस फेल्योर है तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जहाँ तक आतंकवाद को रोकने का सवाल है राखी, वहाँ पर एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि कोई भी दल, जिसको मैं सुन रहा था, कोई भी दल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये बात अलग है कि सबके अपने अपने मुद्दे हैं। राजनीतिक रूप से जो बातें आती हैं, उसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हर दल एक दूसरे में कमी निकालने का प्रयास करता है, हर दल एक दूसरे के ऊपर जो कमियों को थोपने का प्रयास करता है। हमें लगता है कि देश में चाहे केंद्रीय सरकार हो या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो, आज तो खैर वो एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश है, पहले भी सरकारें रही हैं पूरी तरह से 370 के हटने के पहले एक तरह से वहाँ पर एक जो है हुकूमत अपने ढंग से काम कर रही थी। अगर इन 70 सालों में ये सारी बातें होती तो शायद आतंकवाद इतना नहीं पनप पाता। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सबने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित है। अगर पाकिस्तान प्रायोजित है तो पाकिस्तान को किस तरह से रोकेंगे? हमारी सेना, हमारे वीर जवान कितने शहीद हुए, अब आम आदमी भी शहीद होने लगा। इन सारी मुद्दे पर चर्चा करने की ज़रूरत है, सरकार को संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं, कम से कम आम नागरिक को निशाना न बनाए, और ऐसे इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार ने या जहाँ 370 हटा, उसके बाद घटनाओं में कमी आई, पत्थरबाजी कमी हुई और घटनाएं भी काफ़ी कम हुई, लेकिन बंद नहीं हुई। और बंद न होने का नतीजा है कि एक नई सरकार गठित हुई और उसके बाद देखिए 2 घटनाएं हुई, और कल की आज की घटना तो बहुत ही गंभीर घटना है। तो क्या 60-70 हज़ार प्रवासी मजदूर वहाँ पर जाकर के डेवलपमेंट काम में हाथ बटाएंगे? अगर ऐसी घटनाएं होती होंगी तो निश्चित रूप से लोग पलायन करेंगे। तो हम ये कश्मीर एक बड़ा खूबसूरत, ये वादी इतनी खूबसूरत है,
जिसको जन्नत कहा जाता है, वहाँ पर अगर इस तरह के विकास कार्य सरकार ही करा रही है और मजदूर वहीं काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं करे, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो वहाँ के विकास कार्य अवरुद्ध होंगे, कश्मीर का विकास नहीं हो पाएगा। और इन सारी बातों को समझना होगा, न कि एक दूसरे के ऊपर सब दल एक दूसरे पर ठीकरा फोड़े, ये तो बड़ी गलत बात होगी। और हमें लगता है कि इसको भी सारे दलों को मिल के भी सोचना है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिल करके सोचना है किस तरह से आतंकवाद का सफाई किया जा सके। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि अमित जी ने मुझसे समय मांगा था। अमित जी, पहले आप बोलिएगा जल्दी से। हाँ, टीपी त्यागी जी, बस इसके बाद आपके पास आ रहे हैं। जी राखी जी, चर्चा में निकल कर आया, शायद आपने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। भगवा आतंकवाद ये शब्द गढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं किया। तो किस तरीके से एक धार्मिक रंग दिया जाता है आतंकवाद को, वो कांग्रेस पार्टी उसके प्रवक्ता तो अभी नहीं है, लेकिन उनको बताना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि किसी रॉ के एजेंट का कहीं नाम आ गया। आपको याद होगा जब हामिद अंसारी इंडियन एम्बेसडर थे ईरान में, किस तरीके से उन्होंने नाम पते सारे रॉ एजेंट्स के, किस तरीके जो सेटअप था ईरान में, वो सब कुछ लीक कर दिया था। जब आईके गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने पाकिस्तान को सारे हमारे रॉ एजेंट्स के सेटअप लीक किए थे नाम और एड्रेस के साथ। उस पर कौन बात करेगा? उस पर भी उनको बोल के जाना चाहिए था। बहरहाल अगर इस घटना को हम देखें तो देखिए, जो कोऑर्डिनेशन में कमी की बात निकल कर आई थी, जो वीर चक्र कर्नल त्यागी जी ने भी बताया था, तो कोऑर्डिनेशन की कमी रही होगी, उसको एड्रेस किया गया और तभी उसी का नतीजा है कि घटनाओं में इतनी कमी आई है। वरना आप देखिए कितनी लगातार, आप 90 के दशक यहाँ पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों बैठे हैं, हमने देखा है 90 का दशक इस तरीके से आतंकवादी वहां पर खुलेआम घूमते थे और उनका दिल्ली में रेड कारपेट पर स्वागत किया जाता था। तो ये कोऑर्डिनेशन भी हमने देखा है कि आतंकवादियों के साथ जो उनका कोऑर्डिनेशन चलता था वो भी हमने देखा है। किस तरीके से हमने देखा है कि मुफ्ती साहब ने आतंकवादी को छुड़ाने के लिए जो प्लॉट किया था, पूरा का पूरा वो घटनाक्रम हम सबको पता है कि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कैसे मुफ्ती साहब ने किडनैपिंग का वो पूरा का पूरा प्लॉटिंग रचा और फिर आतंकवादियों को छुड़वाया गया, और वो किसकी सह पर हुआ सबको पता है। तो यहाँ पर बैठकर ये कह देना कि सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है, सब कुछ, हाँ हम अपना काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे घटनाओं में कमी आई है। आगे भी सेना को फ्री हैंड दिया गया है, वो काम कर रहे हैं और हमें सेना पे विश्वास रखना चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है और अन्य विपक्षी दल क्या कहते हैं? वो तो सेना को गली के घूमते कहते हैं, वो तो कहते हैं कि सेना वहां पर बलात्कार करती है, वो तो कहते हैं कि सेना हत्यारी है। तो जिस तरीके से वो कभी आज अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पे उन्हें अपना पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और उसके बाद जो भी बयान आने हैं बयान देना चाहिए, क्योंकि आज हमारी सेना ही है जिसके कारण जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो आज पीसफुल बना हुआ है। वरना हमें वो दौर भूला नहीं होगा। और अभी पिछले दिनों रईसी का भी किस तरीके से जो घटना हुई थी उस पर भी किस तरीके से मीम्स आ रहे थे दूसरे पार्टियों की तरफ से और क्या क्या बयानबाजी हो रही। ठीक है अमित जी, बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। कर्नल टीपी त्यागी जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा सर प्लीज। देखिए, मैं कॉमन सेंस के हिसाब से आपको बताता हूं कि 144 करोड़ के हिंदुस्तान में 2 आतंकी आए, घटना घट जाए और हम देखते रह जाएं, क्या ये पॉसिबल है? ये जब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक यहाँ से आतंकियों को इनवाइट ना किया जा रहा हो या आतंकियों को सपोर्ट ना दी जा रही हो। 3 एग्जांपल देता हूँ। जब श्रीलंका के बस के ऊपर हमला हुआ तो एक आदमी ने 6000 रुपए लेके उनकी लोकेशन बता दी। जब दूसरी जगह हमला हुआ तो एक ही घर के बेडरूम के नीचे बंकर मिला जिसमें आतंकवादी छुपते थे, और जब तीसरी जगह हमला हुआ तो उसमें एक गाइड ने कुछ पैसे लेके लोकेशन बता दी। यानी कि यहाँ के आदमी बाहर के आतंकियों की मदद करते हैं। मान लिया ये स्लीपिंग सेल कह दो या इन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कह दो, इनको पेट्रोनेज कौन देता है? इनको पेट्रोनेज देती है पॉलिटिकल पार्टी। अब अगर मान लीजिए 5 पॉलिटिकल पार्टी देती हैं तो आदमी को कंक्लूड करने के लिए किसी एक को तो पहले लेना पड़ता है। मैं उस एक के बारे में बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर सबसे ज्यादा
किसी ने फौज का मनोबल गिराया और आतंकियों का मनोबल बढ़ाया तो वो आदमी है माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी। पुराना इतिहास उठा के देख ले, आज जो वो कुछ कह रहे हैं उस पर यकीन किया ही नहीं जा सकता। और जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे, आप किसी सांड को अगर कंट्रोल करेंगे, क्या पूंछ से कंट्रोल कर लेंगे? उसको सींग पकड़ के जड़ से हिलाना पड़ेगा और वो जड़ वहां से प्रारंभ होती है। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दी जो उन्होंने कहा, और ये इसीलिए मैं इस बात को जिक्र कर रहा हूं कि अगर आप जड़ के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे तो हम तो चर्चा ही कर रहे हैं साहब पिछले इतने सालों से, और ये सिपाही बेकार में मारे जा रहे हैं। हमें दुख इसलिए होता है, हमें दुख इसलिए होता है कि ये सिपाहियों की मौत को तो गिनते हैं, 4 मर गए, 5 मर गए, 7 मर गए। अरे तुम अपनी उंगली काट के दो ना, मैं 50,000 रुपए देता हूँ। इनमें से किसी को पता तो है नहीं कि बैटलफील्ड क्या होता है, और डिस्कशन के ऊपर आते हैं। नहीं, ये नहीं है। आपको किसी अब इसमें बुरा कहेंगे जी आप पॉलिटिकल लीडर के ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे कैसे नहीं लगाए? क्या मैंने जो बातें कही वो गलत कही? और अगर है तो एक के खिलाफ तो एक्शन लो। ये मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ, एक के खिलाफ एक्शन लीजिए। हिंदुस्तान और यहाँ के पूर्व सैनिक और देशभक्त नागरिक तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ये नहीं कि साहब आज एनसी जीत गई तो आप उसको छोड़ देंगे। नो सर, दिस इज किलिंग। एक भी अच्छा, और जो अब जो सिविलियन मारे जा रहे हैं, क्यों मारे? अच्छा, समझ में नहीं आता क्या? जो सिविलियन मारे जा रहे हैं इसलिए मारे जा रहे हैं कि कश्मीर से बाहर के लोग यहाँ ना आए। कश्मीर कश्मीरियों के लिए है। क्या ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से तालमेल नहीं रखती? अब समझ में नहीं आता कि घड़ियाली आंसू कहाँ से है। तो ये कश्मीर का इन्होंने जो नाश किया है वो हमारी उन नीतियों ने किया है जिनमें हम ठोस एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसे मान्यता मानता हूं। कर्नल टीपी त्यागी जी, ठीक है सर, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन आपके जो सुझाव थे, जो बात थी, वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। उसी चीज से आपने 4 सॉल्यूशन भी बताए और अभी जो बातें रखी हैं उसका सार तो यही निकल के आया कि जो सपोर्ट और समर्थन है वो पॉलिटिकल पार्टीज से मिल रहा है। आप अपने फायदे के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी है, उनकी हत्या मत करवाइए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत गंभीरता से इस चीज को समझने की जरूरत है, तब शायद कश्मीर में या घाटी लहूलुहान होने से बच जाए। अभी भी काम कर सकते हैं, उसकी जरूरत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण है, आतंकी निशाने पर आवाम फिर घाटी लहूलुहान। बहुत सारी बात है। वर्तमान में जो नई सरकार है उसकी भी लिए भी चुनौती है। उपराज्यपाल हैं, उनके पास सब कुछ है तो उनको भी देखना पड़ेगा। और जो एक डिफरेंस बताया है कहीं ना कहीं रक्षा विशेषज्ञ ने, उस पर अमल करिए। शायद इसका एक सॉल्यूशन निकलकर सामने आ जाए। और राजनीति से इस विषय को दूर रखिए, लेकिन घूम फिर के जब समर्थन में आरोप उन्हीं पर लग रहा है तो फिर कैसे आप इससे अछूते रह सकते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।